जब मैंने नासिर जुनैद के जब मैं घर गया था, हाँ। और मैंने वहाँ पे जाकर देखा कि अभी तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या इस तरह का कोई भी बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँचा है, और कांग्रेस की हुकूमत है, तो मैं कांग्रेस में था ना, मुझे दर्द हुआ इस बात से और मैंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़े के बाद मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे, आपको शायद ये मालूम होगा। मुख्यमंत्री ने मुआवजा भी दिया लाखों में, ये भी शायद आपको मालूम होगा। उसके बाद मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई, जो अभी तक जेल में है। उसके बाद जो प्रत्याशी, जो विधायिका वहाँ थीं कांग्रेस की, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनकी वजह से नासिर जुनैद के हथियारों को संरक्षण मिल रहा है या लोग उनसे नाराज़ थे, वो तीसरे नंबर पर आ गए। और क्यों आई वो भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इंसाफ में और क्या क्या चाहते हैं आप, वो मुझे बताइए, मैं सीधे बात करूंगा और वो भी दिलाऊंगा। ये कन्वेक्शन तो कोर्ट के द्वारा हो ना, कम से कम। अभी तो ट्रायल, वो तो न्यायालय का काम है ना, उसमें कोई एक्टिविज्म या कोई एक्टिविस्ट क्या कर लेगा। भाई अगर कोई चीज़ न्यायालय में चली गई है तो कोई भी सरकार या कोई भी एक्टिविस्ट या कोई भी नेता देश का उसके लिए क्या कर सकता है। आप तो इस बात से तो आप भाई भी, हम उनको, अगर हमसे वो अभी एक फ़ोन अगर हमें करें कि भाई हमें एक वकील चाहिए, हमें दो वकील चाहिए, हमें हाई कोर्ट में वकील चाहिए, और वो हम ना दें उनको, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए, फैसला तो न्यायालय को लेना है, और मुझे उम्मीद है कि भाई मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को अच्छा खासा लंबा वक्त हो गया है, तो मुझे उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। अब भाई उसकी क्या कन्विक्शन होती है, क्या सज़ा मिलती है, न्यायालय पे हम सब लोग टकटकी गड़ाए बैठे हैं, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय जो है वो निष्पक्ष तरीके से सत्य को उजागर करते हुए नासिर और जुनैद को इंसाफ देगा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर महराज हुसैन मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने यानी छठे चरण के दौरान कांग्रेस में घर वापसी की है। जुनैद नासिर का जो चर्चित हत्याकांड था राजस्थान का, उससे आहत होकर इन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की आलोचना भी की, और आखिरकार फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर ली। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हृदय परिवर्तन हुआ? देखिए, रही बात परिवर्तन की या हृदय परिवर्तन की, तो मैं आपको एक बात बहुत साफ कह दूं कि इस देश में बहुत सारे मतभेद और भेद आपस में हो सकते हैं, लेकिन आज का जो 2024 का चुनाव है, वो चुनाव छोटे मतभेद को भुलाकर बड़ी चीज़ को देखने का है। और वो किस चीज़ को देखने का है? वो देखने का है कि इस मुल्क का आइन बचेगा कि नहीं बचेगा, इस मुल्क में जमहूरियत बचेगी कि नहीं बचेगी, इस मुल्क में हम जिस ताने बाने को गांधी ने, जिस ताने बाने को नेहरू ने, जिस ताने बाने को अंबेडकर ने बुना, उस ताने बाने के साथ जो 75 साल हमारे इस मुल्क में गुजरे हैं, वो अगले 75 साल और आने वाली नस्लें गुजार पाएंगे कि नहीं गुजार पाएंगे। इस मुल्क में भाईचारा बचेगा कि नहीं बचेगा, इस मुल्क में जो है कौमी यकजहती बचेगी कि नहीं बचेगी, इस मुल्क में सबका साथ और सबका विकास की जो सिर्फ बात है, वो हट के वाकई सबका साथ सबका विकास होगा कि नहीं होगा, दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का जो शोषण हो रहा है वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उनके आरक्षण पे कोई ठेस आएगी कि नहीं आएगी, ये मुद्दे हैं इस वक्त इस मुल्क के। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आप अगर कोई छोटी सी बात को लेकर मन मुटाव की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, तो मैं उसका जवाब बहुत खुल के देना चाहूँगा कि मुल्क का आइन बचेगा तो मिराज, वसीम और जो भी लोग हैं वो बचेंगे। अगर मुल्क का आइन ख़त्म हो गया तो इस मुल्क में हो सकता है आप दोयम दर्जे के शहरी हों और आपको एक कंप्लेन करने की भी हिम्मत ना दी जाए, आपको उसका वसवसा ना दिया जाए कि आप कोई बात की कंप्लेन भी कर सके कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो कौन बचाएगा आइन? कांग्रेस? आपको लगता है कांग्रेस आइन बचाएगी? बेशक इंडिया गठबंधन ही आइन बचाएगा, और तीसरा कोई आदमी है नहीं। आज का जो चुनाव है इस मुल्क में, आज का जो चुनाव है इस मुल्क में, वो इंडिया बनाम एनडीए है। तीसरा कोई भी घटक इस चुनाव का हिस्सा नहीं है। या तो जनता इंडिया को चुनेगी या एनडीए को चुनेगी, इसके बीच में कुछ नहीं है। और जब आप एक कश्ती में सवार होते हैं तो दो तरफ आपको लिखा जाता है, या तो आप जंगल की आग लगाने वालों में से थे या जंगल की आग बुझाने वालों में से थे। और मुझे फ़क्र है कि मैं जंगल में आग बुझाने वालों की तरफ खड़ा हुआ हूँ। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, जब नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जब भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त डॉक्टर मिराज हुसैन उनको मिलाने वाले थे, उनको मिटाने वाले नहीं थे। अच्छा, पूरा चुनाव बीत गया। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से कहा जाता रहा है कि कांग्रेस संविधान खत्म करेगी, और इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी संविधान खत्म करेगी। ये क्यों है? ये कौन आखिर संविधान के पक्ष में कौन है फिर, जब दोनों एक दूसरे पे खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आपने अगर भाजपा के नेताओं का स्टेटमेंट सुना हो तो वो लगातार बोलते आए हैं। इनके मिनिस्टर थे एक साउथ के, उन्होंने पहले बोला था, फिर उसके बाद लल्लू सिंह ने बोला,
और भी बहुत सारे नवनीत राणा और XYZ बहुत सारे लोग बोलते रहे कि हमें 400 सीटें दीजिए और हम संविधान बदल देंगे। आप एक स्टेटमेंट दिखाइए किसी इंडिया गठबंधन के नेता का जिसने कहा हो कि हाँ हमें इतनी सीटें दीजिए, हमें जिताइए और हम संविधान बदल देंगे। तो इसलिए सीधा सवाल है कि भाजपा खुलकर इस मसगले पर है कि जो नीति RSS की है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए इस देश से, दबे कुचले आदिवासी वंचित और दलित। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आरक्षण बिल्कुल भी खत्म नहीं होने दूंगा, आखिरी सांस तक खत्म नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कई बार अपनी चुनाव रैलियों में। मोहन भागवत जी को सुना है आपने बिहार की रैली में जिस पर ये चुनाव हार गए थे? तो इनको मालूम है कि अगर ये अपनी मंशा सच में कह देंगे तो फिर तो दलित एक तरफा चला जाएगा, आदिवासी एक तरफा हो जाएगा इनके खिलाफ। इसलिए जब इनको लगा कि ये 2-3 चरणों के बाद ढलमला गए हैं और इनकी जो एक बात कहते हैं ना कि बॉलर अगर 3 छक्के खा जाए 3 गेंदों पे तो चौथी गेंद पर कमेंटेटर कहता है कि बॉलर अपनी दिशा और दशा खो बैठा है। जब नरेंद्र मोदी की हालत ऐसी हो गई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई अब कुछ भी करो, इस बात के नैरेटिव को सेट मत होने दो। उसके बाद वो कहने लगे कि आज मैं जो है संविधान बचा दूंगा। लेकिन उनके ही छुटभइये नेता जिसको उन्होंने कभी चेक नहीं किया, अगर किसी नेता ने उनसे कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, उस नेता को अगर भाजपा से बाहर कर दिया जाता तो उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठता। उन नेताओं को कभी नहीं कहा गया। जिन नेताओं ने नाथूराम गोडसे का समर्थन किया उनको सांसदी का टिकट देके भोपाल से संसद में भेजा गया। और उसके बाद ये कहें कि गांधी हमारा लीडर है तो हम तो नहीं मानेंगे। आज मोदी जी लड़बड़ा के बोल रहे हैं गांधी को कौन जानता है, उनको तो फिल्म बनने के बाद लोगों ने जाना। तो कल को कह देंगे कि सुरमा भोपाली को जब आए थे फिल्म में तो उसके बाद लोगों ने भोपाल को जाना था। तो इस तरह की अनाप शनाप बातें वो क्यों करने लगे हैं? क्योंकि उनका जो दिशा और दशा है वो डगमगा गया है। चुनाव का पूरा नैरेटिव उनका डगमगा गया है। पिछले 70 सालों से वो कांग्रेस का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया इसका हिसाब वो जनता को नहीं दे पा रहे हैं। और इस परेशानी में, इस निराशा में, हताशा में वो अपनी लय और खो चुके हैं लय ताल अपना, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, जाहिर है कुछ सोच समझ कर की होगी, ठीक है, ये आपका नहीं। लेकिन एक चीज़ देखी गई है डॉक्टर साहब, अहमद पटेल के इंतकाल करने के बाद में कांग्रेस में जो लीडर हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात को मंगवा सके, अपनी मांग को मनवा सके। क्या है ये? देखिए, मैं इसमें एक बात कहता हूँ कि अहमद पटेल साहब हमारे नेता थे और वो अपनी बात मनवा लेते थे। अंतुले साहब हमारे नेता थे, वो अपनी बात मनवा लेते थे। गुलाम नबी साहब हमारे नेता थे, वो अपनी बात मनवा लेते थे। तो आपको आगे भी दिखेगा बहुत सारे ऐसे नेता आएंगे जो अपनी बात मनवा लेंगे। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर नेता पर कोई टिप्पणी कराना मुझसे चाहते हैं कि वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहे, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो है वही जो है आज के वक्त पर आइन को बचा सकती है, वही इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है हर फूल का जो उस गुलदस्ते में है। वरना सारे फूल एक रंगी हो जाएंगे, जो जावेद अख्तर की एक नज़म थी कि सारे फूल अगर एक रंगी हो गए तो फिर मज़ा कैसा गुलिस्तां में। तो मसला ये है कि गुलिस्तां को बचाने का सवाल है, इस वक्त आग बुझाने का सवाल है। अब इस वक्त मैं इस बात पे आपसे टिप्पणी करूं कि फला नेता अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो मुझे उसमें ना कोई इंटरेस्ट है और ना मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा इस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस जो है लगातार जो है जो काम कर रही है वो करती रहेगी और आइन बचेगा तो ही तहफ़्फ़ुज़ होगा हमारा और आपका। आपके नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, ये ज़मीन पर तो नहीं दिखता? दिखेगा, आपको दिखेगा एक बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, तो आपको दिखेगा। सवाल आप तब पूछ सकते हैं, सवाल आप तब पूछ सकते हैं जब डिलीवर करने का मौका मिले। अगर 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी से ये पूछा जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां दे पाए कि नहीं दे पाए, 10 साल बाद पूछा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की मार का क्या हुआ, 10 साल बाद पूछा जा रहा है नारी पर अत्याचार का क्या हुआ, 10 साल बाद पूछा जा रहा है कि बेरोजगार और महंगाई का क्या हुआ, आप किसी नेता को एक बार इस्टेब्लिश होने देंगे कि नहीं होंगे? पहले ही इस्टेब्लिश हुए बिना अगर आप पौधे को बार बार उखाड़ के उसकी गुणवत्ता जांचते रहेंगे तो पौधा कभी बरगद नहीं बन पाएगा। सरकार में आने के बाद का क्या मामला है? तो पार्टी में दिखना चाहिए ना, जो पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसमें दिखना चाहिए, पार्टी का टिकट उसमें दिखना चाहिए। अब कितने टिकट इस बार कम कर दिए, आधे टिकट कर दिए। 2019 में 38 के करीब टिकट दिए थे, इस बार 19 के आसपास दिए हैं। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे मानते हैं मुसलमान? नहीं, हम तो मानते हैं, मानते हैं ना, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं देते। नहीं, सुनिए, मैं मुसलमान हूँ। आपने देखा कि पार्टी ने मुझे सिराखों पर बिठा के ज्वाइन कराया, ठीक है, मोहब्बत दी, इज्जत दी। अब आप ये बताइए कि कैसे मैं कह दूं कि नहीं भाई पार्टी मुसलमानों को साथ जो है वो भेदभाव कर रही है? अगर भेदभाव कर रही होती तो शायद मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती। अब रही बात टिकट की या वितरण की बात करिए, तो इस बार कांग्रेस सिर्फ 326 सीटें लड़ रही है। ठीक है।
उससे पहले जब चुनाव हुए थे तो 424 या 428 सीटें लड़ी थी 2019 में, तो 100 सीटों से ज़्यादा कम हो गई सीटें कि तो ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में जितने घटक दल हमारे साथ आए, आप इंडिया को एक तरफ से देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन को, आप अलग अलग पार्टियों को अलग अलग तराजू में लेके मत तौलिए। कौन सी पार्टी कहाँ सक्षम थी, उस पार्टी को कौन सा कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट मिल रहा था, उसको जो है टिकट दिया गया। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो सैकड़ों टिकट दिए गए इंडिया गठबंधन द्वारा। अगर आप बिहार में देखिए कई टिकट दिए गए। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये आप इंडिया को कंपोजिट देखिए, इसमें आप एक दल और दूसरे दल की अभी कंपैरेटिव मत देखिए। उसकी वजह ये है कि अगर प्रादेशिक चुनाव होते तो हम देखते, ये मुल्क और आइन बचाने का चुनाव है। इसमें अगर हम जीत गए तो फिर सारा तहफ़्फ़ुज़, सारी लड़ाइयाँ, सारी डिमांड आपकी जायज़ हो जाएंगी, और कल हो सकता है वो डिमांड पूरी हो जाए। जो आज अगर 19 हुआ होगा तो कल हो सकता है 21 हो जाए। लेकिन इस वक्त की जो जंग है, वो जंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि भाई राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से टेक ऑन किया है इस पूरे इलेक्शन में बीजेपी को, बीजेपी बैकफुट पर चली गई। जो राहुल गांधी जी ने मुद्दे दिए उस पर बीजेपी को जवाब देना पड़ा, और उसकी वजह ये हुई कि इलेक्शन एकदम टू द पिन पॉइंट था, और शानदार तरीके का कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, और सरकार बनाने के बाद जो आपकी सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप किसी एक मज़हब या एक जाति की बात करें, सबकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए रणनीतियाँ बनेंगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो पत्रकार निष्पक्ष हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी चीज़ों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें सरकार में कि भाई कुछ ऐसा हो जिससे आप लोगों के साथ भी जो छोटी मोटी घटनाएँ होती हैं वो ना हो। ठीक है, आप कह रहे सरकार बनाने जा रही है, तो आप ये छठा चरण आते आते आप यही वो मोल भाव कर रहे थे कि आपस में खुद से आत्मंथन कर रहे थे कि देखते हैं कोई ऊँट किस करवट बैठता है, इसलिए छठे चरण के दौरान आपने कांग्रेस ज्वाइन की? देखिए, वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट का संयोजक होने के नाते पहले चरण में ही हमने अपील कर दी थी। आप VH के ट्विटर हैंडल पर भी जाएंगे तो मेरा वीडियो पिन है वहाँ। हमने अपील कर दी थी कि आऊँगा, पूछेंगे उसे भी। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ये अपील कर दी थी वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के सारे सदस्यों को, सारे वॉलंटियर्स को, और मैं खुद, कि इंडिया गठबंधन को जिताना है, क्योंकि लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए है। तीसरा कोई इसमें मोर्चा नहीं है जो इस वक्त लड़ रहा है, और आइन को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी तो नीति ही थी पढ़ो संविधान, तो हमारा एक प्रोग्राम है पूरा। ठीक है। तो हम तो अगर संविधान नहीं बचाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या फिर? तो हमने इंडिया गठबंधन ने पहले ही तारीख को, पहले ही चरण के बाद हमने अनाउंस कर दिया, और लगातार हमारे वॉलंटियर्स हर जगह पर, जहाँ पर बिहार में, यूपी में, जहाँ जहाँ हमारे वॉलंटियर्स थे, वो मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते रहे, और उसकी सारी सूचना पार्टी को पहुंचती रही। और हाँ, ये बात है कि भाई छठे चरण में ये चीज़ ऑफिशियल हुई कि डॉक्टर मिराज कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरी टाइमलाइन उठा के देखें, पहले चरण से ही ये बात अनऑफिशियली थी कि इंडिया गठबंधन को खुल के मिराज या वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट समर्थन कर रही है। तो अब VH का क्या होगा? VH चलेगी, और ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, और हेट क्राइम को हम रोकेंगे। कहीं भी हेट क्राइम होगा ज़रूर हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे। अभी हम और बड़ी वकीलों की एक टीम लेके आ रहे हैं इलेक्शन के बाद, और मेरा ये मानना है कि किसी पर भी अगर कोई लिंचिंग होती है, कोई हेट क्राइम होता है और कोई चीज़ होती है, तो उसको हम इलेक्शन के बाद सीवियरली टेक ऑन करेंगे। अभी हम VH की एक मीटिंग करने जा रहे हैं इलेक्शन के बाद, और कुछ नए चेहरे हम और VH में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम जो काम कर रहे थे वो काम रुकने वाला नहीं है। मजलूमों की आवाज़ को उठाने के लिए जो थोड़ी बहुत कमी थी, वो अब इंडिया गठबंधन के साथ आके, कांग्रेस के साथ आके और स्ट्रांगली उठेगी आवाज़। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। कुछ आलोचना भी आपकी हुई है सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने आलोचना की। एक सवाल है आपसे कि आप पहले पॉलिटिक्स से एक्टिविज्म में आए, एक्टिविज्म किया, फिर एक्टिविज्म से फिर पॉलिटिक्स में चले गए। मतलब क्या आप आपके जो सलाहकार हैं, जो मुशीर जिनको बोलते हैं, क्या सही आप इतने असमंजस में क्यों नज़र आ रहे हैं? कोई असमंजस नहीं है, कहीं भी कोई असमंजस नहीं है। देखिए, काम करना है समाज के लिए, ठीक है, जहाँ जो मौका मिलेगा उस तरीके से काम करेंगे। अब रही बात कांग्रेस में आने की, तो कांग्रेस में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो संविधान बचाने का यज्ञ चल रहा है उसमें मैं भी आहुति दूँ। ठीक, बस। हाँ, और बाकी फिर मुद्दे कहाँ गए? कौन से मुद्दे? इश्यूज़ के मुद्दे, जो इश्यूज जो हैं वो कहाँ चले गए? जो भागीदारी की बात है वो कहाँ चली गई? बिल्कुल भागीदारी मिलेगी। हाँ। मैंने आपसे कहा कि एक बार सरकार बनने दीजिए, फिर भागीदारी पर प्रश्न करिएगा, और हम खुद जाके पार्टी फोरम पे हम लोग बात रखेंगे। सरकार बनेगी? इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी सरकार, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भाजपा का किला जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में हम ध्वस्त करने जा रहे हैं, खड़गे जी के नेतृत्व में हम ध्वस्त करने जा रहे हैं। ये नासिर जुनैद का जो, जहाँ से आपने एक्टिविज्म शुरू किया, अब उस मसले का क्या होगा?
बिल्कुल मैं इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? अब तो आपकी सरकार भी नहीं है वहाँ पे कांग्रेस की, जब तो आप नाराज हो गए थे सरकार आपने से। बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब मैंने नासिर जुनैद के जब मैं घर गया था हाँ और मैंने वहाँ पे जाकर देखा कि अभी तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या इस तरह का कोई भी बड़ा नेता ठीक है। वहाँ नहीं पहुँचा है और कांग्रेस की हुकूमत है, तो मैं कांग्रेस में था ना, मुझे दर्द हुआ इस बात से और मैंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे, आपको शायद ये मालूम होगा। जी। मुख्यमंत्री ने मुआवजा भी दिया लाखों में, ये भी शायद आपको मालूम होगा। उसके बाद मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई, जो अभी तक जेल में है। उसके बाद जो प्रत्याशी, जो विधायिका वहाँ थीं कांग्रेस की, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनकी वजह से नासिर जुनैद के हथियारों को संरक्षण मिल रहा है या लोग उनसे नाराज़ थे, वो तीसरे नंबर पर आ गए। और क्यों आई वो भी आप जानते हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इंसाफ में और क्या क्या चाहते हैं आप, वो मुझे बताइए, मैं सीधे बात करूंगा और वो भी दिलाऊंगा। ये कन्वेक्शन तो कोर्ट के द्वारा हो ना, कम से कम। अभी तो ट्रायल, वो तो न्यायालय का काम है ना, उसमें कोई एक्टिविज्म या कोई एक्टिविस्ट क्या कर लेगा भाई। अगर कोई चीज़ न्यायालय में चली गई है तो कोई भी सरकार या कोई भी एक्टिविस्ट या कोई भी नेता देश का उसके लिए क्या कर सकता है। आप तो इस बात से तो आप भाई भी हम उनको, अगर हमसे वो अभी एक फ़ोन अगर हमें करें कि भाई हमें एक वकील चाहिए, हमें 2 वकील चाहिए, हमें हाई कोर्ट में वकील चाहिए, और वो हम ना दें उनको, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए, फैसला तो न्यायालय को लेना है और मुझे उम्मीद है कि भाई मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को अच्छा खासा लंबा वक्त हो गया है, तो मुझे उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। अब भाई उसकी क्या कन्विक्शन होती है, क्या सज़ा मिलती है, न्यायालय पे हम सब लोग टकटकी गड़ाए बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि न्यायालय जो है वो निष्पक्ष तरीके से सत्य को उजागर करते हुए नासिर और जुनैद को इंसाफ देगा। शुक्रिया। तो डॉक्टर महराज हुसैन का कहना है, इनका दावा है कि बीजेपी का किला ढहने जा रहा है। खड़गे जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इस बार जीत दर्ज करने जा रहा है। जो 10 साल का जो सत्ता से बाहर का वनवास है वो ख़त्म होने जा रहा है। क्या होगा ये तो फाइनल नतीजे 4 जून को ही पता चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो कारा सराइयाँ हैं इन्हें ही सुनकर आप संतुष्ट हो सकते हैं।